मित्रों नमस्कार। ज्ञान गंगा के YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं निर्मोही सर आप लोगों की आज संस्कृत की फील्ड क्लास लेके आए हैं। हमारी 2 वीडियो आप लोग पहले देख चुके होंगे। भूमिका से वो वीडियो थी। आज की वीडियो जो है हमारी जो है बहुत ही अच्छी आपको लगेगी, वर्ण से है। इसके बाद क्योंकि जब इसके बाद हम लोग सीधे संस्कृत में, क्योंकि हम लोग जो वीडियो अभी तक पढ़े हैं पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, वैदिक, लौकिक, आपको ध्यान में आ रहा होगा। उसके बाद अभी जो हिंदी में वर्ण, क्योंकि हिंदी हर कोई व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा होगा, आप संस्कृत पढ़ने जा रहे हो और आप हिंदी जानते हो, और आप अगर हिंदी जानते होंगे तो आशा करते हैं उनके वर्णों को भी जानते होंगे। तो अगर हिंदी वर्ण आप जानते हो तो फिर आपको संस्कृत बहुत आसानी से आ जाएगी। तो आज उस हिंदी वर्णों के आधार पर ही कुछ हम लोग नामकरण जो जानते हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद सीधे हम लोग फिर संस्कृत के व्याकरण पे जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे चलेंगे। चलिए आइए, ये वर्ण आप लोग परिचित होंगे। किसी भी भाषा की कोई भी भाषा जब आप पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहला जो आपके सामने उपस्थित होगा वो होगा वर्ण। सबसे पहले जो आपको जानना होगा वो होगा वर्ण। और उसी वर्ण को बहुत लोग कहते हैं वर्ण अक्षर, उसी को क्या कहते हैं अक्षर। कुछ लोगों का विवाद है कि अक्षर स्वर को वर्ण सभी स्वर व्यंजन कहते हैं, लेकिन अभी आप इतना जानिए कि किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको आप सबसे पहले जानते हो वो ही वर्ण कहलाती है। अक्षर न क्षरहित अक्षर, जिसका नाश ना हो, मतलब जो विद्यमान हो, मतलब जिसका नाश। जैसे आप कोई चीज़ बोल देते हो, जैसे कोई वर्ण बोलते हो, कोई अक्षर बोलते हो ना, तो आपको लगता होगा ये समाप्त हो गया, लेकिन वायुमंडल में वो विद्यमान रहता है। जैसे जब आपको कभी कोई अपशब्द कह दे, मान लीजिए कोई गाली दे दी आपको, तो वो गाली आपके मन मस्तिष्क में रहती, भाई साहब को ये गाली दिया था, तो वो अगर उसका वर्ण का नाश हो जाता तो फिर वो आपके दिमाग में वो रहता नहीं, वो शब्द, क्योंकि अब उसका नाश हो जाता नहीं। कोई भी वर्ण हो, कोई भी अक्षर हो, उस अविनाशी होता है, वो आपके मनो मस्तिष्क में, पर्यावरण में विद्यमान ही रहेगा, उसका नाश नहीं होता है। तो ये जो वर्ण अक्षर है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। ये सब लोग जानते हैं, बहुत विस्तार से नहीं यहाँ हम लोग चलेंगे। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। क्या चीज? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हिंदी में आप क्या पढ़े हो, इन वर्णों से आप परिचित होंगे। यहाँ पे जो संख्या लिखे हैं, देखिए स्वर और व्यंजन आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे जो संख्या है मैं संस्कृत की लिखा हूँ कि कितने स्वर व्यंजन होते। यहाँ पे हिंदी वाला इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आगे चल के आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि वहाँ पर पूछ लिया गया मान लीजिए कितने व्यंजन होते, कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी वाला भी संस्कृत वाला जानते रहोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। लेकिन स्वर एवं व्यंजन ये हिंदी में भी होते हैं और स्वर एवं व्यंजन संस्कृत में होते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो स्वर होता है ये संस्कृत में 9 होता है, और ये जो संख्या लिखी गई 33, ये भी संस्कृत में व्यंजन कितने होते 33। ये तो हम संस्कृत की चर्चा, संख्या जो आप बता रहे हैं संस्कृत वाला बता रहे हैं, बाकी सारी चीज अभी हिंदी वाली चलेगी जो आप जानते हैं। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ से कोई भी जो सामान्य परीक्षा होती वहाँ से प्रश्न आता ही आता है। ये जो भी वीडियो 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे की रहेगी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा। कहीं आपको आते हुए प्रश्न गलत हो जाए, सरल प्रश्न भी कभी कभी गलत हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, आप भूल जाते हो, वो आप ना करें। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर संस्कृत में पूछेगा तो कहीं हिंदी वाला मत मारिएगा। हिंदी में नहीं बता रहे हैं, संस्कृत में 33 व्यंजन और हिंदी में 9 व्यंजन। स्वर एवं व्यंजन आपके संस्कृत में भी होते हैं, स्वर एवं व्यंजन आप हिंदी में भी पढ़ के आए हो। आइए अब ये जो 33 और 9 है ये तो आप जान गए। स्वर को कैसे, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, तो लिखा है संस्कृत में लिखा है स्वयं राजन्ते इति
स्वराः। अब संस्कृत आपको नहीं समझ में आएगी तो घबराने की बात नहीं, मतलब स्वयं राजन्ते इति स्वराः का अर्थ है जो आप जानते हो कि जो स्वतंत्र हो, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जो स्वयं अपने आप में राजित हो, सुशोभित हो, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न हो, वो क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं। आ गया, जिनको बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न हो, जो आप कह सकते हैं स्वयं में राजित हो, स्वयं में सुशोभित हो, स्वयं में स्वतंत्र हो, उसे क्या कहते हैं? ऐसे स्वर, क्योंकि स्वर ज़्यादा होते हैं इसलिए बहुवचन लगा है, स्वराः, ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। आ गया, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? लिखा है अन्नोग भवति व्यंजनम। अन्नोग मतलब होता है दूसरे पर आश्रित, भवति मतलब होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दूसरों पर आश्रित होता है, जो दूसरों पर निर्भर होता है, जिसको बोलने के लिए, जिसको उच्चारण करने के लिए किसी और की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वर की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो स्वर व्यंजन आप समझ गए कि जो स्वयं में स्वतंत्र हैं, जिसको बोलने या उच्चारण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहते हैं। जिसको उच्चारण करने के लिए या जिसे बोलने के लिए किसी अन्य अर्थात स्वर की आवश्यकता पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? आइए अब हम चलते हैं स्वर। किधर चलते हैं? हाँ, अब स्वर का विभाजन चलते हैं। स्वर कितने प्रकार के हो सकते हैं? स्वर कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो यहाँ हम दो प्रकार के विभाजन होते हैं, दोनों एक साथ लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला है, एक संस्कृत में वो है, सूत्र है, ऊ कालो अच हरस्व दीर्घ पुलता। तो ज़्यादा इधर आपका ध्यान हम नहीं ले जाएंगे, इसलिए नहीं ले जाएंगे कि आपको कहीं ऐसा ना हो कठिन लगे। तो इसका मतलब है ये जो स्वर हैं हर्ष, दीर्घ और प्लुत बोलने के आधार पर, जो आप उच्चारण करते हो उस आधार पर हर्ष, दीर्घ, प्लुत होते हैं। और ये जो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, इनको बोलने में जितना समय लगता है, अगर कम समय लग रहा है तो एक मात्रिक, ज़्यादा समय लग रहा है तो द्विमात्रिक, और उससे भी ज़्यादा समय लग रहा है तो त्रिमात्रिक। यही कह रहा है, काल मतलब समय, काल मतलब समय। समझ में आ गया? काल मतलब समय। समय के आधार पर, किस आधार पर? समय के आधार पर। उसको बोलने में, आपको किसी वर्ण को बोलने में कितना समय लग रहा है, उस आधार पर विभाजन हर्ष, दीर्घ, प्लुत होता है। तो कहते हैं जो एक मात्रा काल का होगा उसे हर्ष, द्विमात्रा काल वाले को दीर्घ, त्रिमात्रा काल वाले को प्लुत। एक मात्रा क्या है? एक संस्कृत में और श्लोक है, एक मात्रा भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रं दीर्घमुच्यते त्रिमात्रो प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। एक मात्रा काल जिसकी होगी वो हर्ष होगा, द्विमात्रा काल दीर्घ, त्रिमात्रा काल प्लुत। एक मात्रा होता है जितनी देर में आप पलक को झपकाते हो, मतलब कम समय, जितनी देर में पलक को झपकाते हो उतनी देर में जो जो वर्ण बोले जाते हैं, जो वर्ण नहीं मतलब स्वर वर्ण, उन्हें आप कहोगे हर्ष। तो जो हम देखें तो जैसे हर्ष, ये आ है, ई है, ऊ है, री है और लिरी है। समझ रहे हैं? ये पांच कितने हैं? ये पांच, ये हैं एक मात्रिक, और एक मात्रिक होने के कारण इनको एक मात्रिक मतलब एक मात्रा काल, एक मात्रा काल में बोल रहे हो, इसीलिए ये हैं हर्षो। एक मात्रिक भवेत हर्षो। एक मात्रा काल इन पांच वर्णों को, मतलब कम समय, एक मात्रा काल मतलब जितनी देर में आप पलक को झपका रहे हो इतना समय लग रहा है, इसलिए एक मात्रा हुआ। और जो एक मात्रा है तो एक मात्रिक भवेत हर्षो, तो एक मात्रा काल है तो ये हर्ष है। ठीक,
द्विमात्रिक वाले को दीर्घ कहा गया। द्विमात्रिक में आपका देखिए यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, आ ई उ, यहाँ तक सब जानते हैं, यहाँ तक सब जानते हैं। ये तीनों वर्ण जो है, और एक आपका दीर्घ री भी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए हिंदी में दीर्घ री ऐसे नहीं दिखाया जाता है तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं। आ ई उ ये और ए ओ आई औ, ये जो चारों वर्ण है इसमें ह्रस्व दीर्घ मत करिएगा। ये चारों वर्ण जो है ना ये दीर्घ ही होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ ही होते हैं। ये ह्रस्व नहीं होते हैं, ह्रस्व नहीं होते हैं। तो आ ई उ मतलब इनको बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है। जैसे आप बोलिए आ ई ई उ ऊ, समझ गए। उसके बाद री अभी री तो हाँ दिखे नहीं है, री अभी संस्कृत वाला पढ़ाएंगे तो आपको उसका भी बोध कराएंगे। ली कम समय, लेकिन ए, अब ध्यान दीजिएगा आपको ऐसे नहीं बोलना है, ए ओ नहीं बोलना है, समय लेकर बोलना है, क्योंकि ये द्विमात्रा काल का है, दीर्घ वर्ण है, तो इसलिए आप इसको बोलोगे ए ओ आई औ, ए ओ आई औ। इसी तरीके से मित्रों बोलिएगा। कुछ लोग बोलते हैं ए ओ आई ओ, नहीं, ये दीर्घ है तो दीर्घ में लगना चाहिए, दीर्घ वर्ण बोलना है इसको। दीर्घ है तो आप इस तरीके से बोलिएगा। ये द्विमात्रा काल को मतलब ज़्यादा समय लग रहा है ना, इसीलिए इसे कहेंगे दीर्घ। क्या कहेंगे? दीर्घ। अब इसी को जब आप ज़्यादा समय तक और ज़्यादा समय तक बोलते हो, 3 मात्रा काल या उससे भी अधिक समय का बोलते हो, तो यही प्लुत कहलाता है। जैसे आप जब कोई गीत संगीत सुनते हैं तो बाद में इसे तानते होते ए ओ, या जैसे जब आप देखे हुए मुर्गा जानते हैं गाँव में हुए, जब सुबह 4 बजे, अब तो पूरा दिन बोलता रहता है, पहले नहीं, पहले सुबह के समय बोलते थे कुकुरु खूब ऊ को बड़ी देर तक करते थे। या तो जब आपकी माता वाता जी गुस्सा आ जाती होगी, जब आप लोग पिक्चर वगैरह देखते होंगे गुस्सा आ जाती होगी, तो कहाँ क्या बोलती हैं, कहाँ है रे, तो एक को खींचती हैं बहुत देर तक। तो ये जो मित्रों एक को खींचती है ना, तो ये प्लुत हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लुत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्वर है यही होता है प्लुत, नहीं व्यंजन को मत करिएगा। हमेशा ये जो तीनों विभाजन है ये स्वर का ही है। किसका है? स्वर का है। इस प्रकार से आप ये हिंदी में भी पढ़े हैं। अभी हम आपका और विभाजन जो संस्कृत में कराएंगे तो यही विभाजन कराएंगे, उसमें थोड़ा डिफरेंट ये भी आप जानेंगे ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और कैसे बोलने के आधार पर आ जाएगा, मात्रा काल के आधार पर। हिंदी वाले भी सुन लें, अगर आएगा तो यही लिखा जाएगा, दूसरा नहीं लिखा जाएगा। मात्रा काल के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर स्वरों का क्या? विभाजन। मात्रा काल के आधार पर स्वरों का विभाजन। मात्रा काल, मात्रा मतलब कितना लग रहा है, काल मतलब समय, बोलने में उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, इस आधार पर विभाजन होगा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब पूछा जाएगा ह्रस्व की कितनी मात्रा, तो 1 मात्रा, मतलब 1 मात्रा काल लग रहा है। दीर्घ के कितना मात्रा काल लग रहा है, तो 2 मात्रा काल लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है। इसमें आ बढ़ दे, दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, दीर्घरी, ए ओ आई औ, दीर्घरी लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे दीर्घरी। ये 2 बार री रहता है इसे। जैसे जब आप लिखते हो मातृ बनता है, मातृ द्वितीया के बहुवचन में। ऐसे आपका बहुत जगह पितृणाम बनता है, 2 बार ऐसे रहता है। तो ये 2 बार री है ना, ऐसे 2 बार क्या रहता है, ये यही है आपका दीर्घ री। क्या है? दीर्घ री। अक्सर आप ऋकारांत में देखते होंगे द्वितीया के बहुवचन में, षष्ठी के बहुवचन में दीर्घ री रहता है। क्या रहता है? दीर्घ री। या तो जब आप स्वर संधि पढ़ेंगे
तो वहाँ भी री री मिलकर दीर्घ री हो जाता है, कह सवर्ण दीर्घ पढ़ाया जाएगा। तो मित्रों ये प्लुत 3 मात्रा काल का होता है। अब इसमें जो यही वर्ण है, आप जितने वर्ण पढ़े हो ये भी री भी भूल गए, री भी, इसी को जब ज़्यादा देर तक आ ई उ री लिरी भी कोई भी है उसको ज़्यादा देर तक बोलोगे तो फिर वो प्लुत हो जाएगा। तो ये हमें लगता है ह्रस्व दीर्घ प्लुत आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए हम चलते हैं एक, हाँ यहाँ पे और देखिएगा, प्रयत्न के आधार पर स्वरों का विभाजन, प्रयत्न के आधार पर स्वरों का विभाजन वो भी आगे पढ़ाया जाएगा। चलिए आइए व्यंजन पे, क्योंकि अभी आप लोग एकदम शुरुआत में हैं तो उतना पढ़िए जितना आपके लिए लाभदायक हो, आप एकदम समझ लें। कोई भी चीज़ हो ऐसे पढ़िए कि एक बार पढ़िए तो स्पष्ट क्लियर हो जाए, अच्छे से अपना नोट्स बनाइए, अच्छे से समझ जाइए। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये ऑनलाइन, मेरी ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास, कोई मतलब, दोनों एक जैसी, ऑनलाइन ऑफलाइन सब आप अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ आप नोट्स बनाइए, तैयार करते रहिए, क्योंकि समय निकल रहा है, आप बहुत तेज़ी से समय निकल रहा है। और आपके लिए ये नहीं कि 4-5 महीने कोरोना है तो आप 4-5 महीने आप लिए नहीं, आपके लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण है। तो कभी भी शिक्षार्थी या जो विद्यार्थी उनके लिए कोई भी बीमारी, कोई भी काल ये नहीं, आप पढ़ते रहिए, नहीं तो जो पढ़ रहा है आप नहीं पढ़े उससे पीछे हो जाएंगे। देखिए अब व्यंजन, व्यंजन का भी विभाजन जो है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म संस्कृत में कहा गया है कादयो मावसानः स्पर्शः यणः अंतस्थः सलः ऊष्माणः। मतलब जो सल प्रत्याहार में है ऊष्म है, अंतस्थ जो यण प्रत्याहार में है वो अंतस्थ है, और कादयो मावसाना स्पर्श कायाज में और माँ तक ये आपके स्पर्श हैं, तो वो उधर आप मत जाइए, बस इतना जानिए। स्पर्श व्यंजन तो आप 5 वर्ग बहुत तेजी से पढ़ते हैं। जब आ ई उ री री ए ओ पढ़ते हैं, अंग आह तक पहुंच जाते हैं, तो जब का तक पहुंचते हैं ना, तो काखा गाघा गा चाचा चाचा यहाँ टाठा डाडा ताथा दादा ना पाफा बाबा माँ, यहाँ तक तो लड़के बहुत तेज चलते हैं। तो ये जो 5 वर्ग है, काखा गाघा अंगा चाचा जाजा यहाँ टाठा डाढ़ा ताथा दादा ना पाफा बाबा माँ, जो आप बहुत तेज़ी से याद किए थे, जो आप बहुत तेज़ी से याद किए थे, ये जो 5 वर्ग है बहुत आसान आपको लग रहा था। आह के बाद यही की बात लड़के फिर घबराते हैं, लेकिन माँ तक बहुत तेज चलते, काका गंगा चाचा चाहिए चाचा। कुछ लोग देखा छोड़ देते, इतना तेज पढ़ते हैं, काका गंगा पापा, यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है? बहुत कम समय लगता है। तो ये जो 5 वर्ग है ना, इसको आप कह सकते हैं, लिख भी सकते हैं मित्रों, 5 वर्ग के सभी वर्ण, 5 वर्ग के सभी वर्ण मतलब काखा गागा अंगा का वर्ग, अब इसी को कहते हैं, आगे लिख दे रहे हैं, का वर्ग, शवर्ग, वर्ग मतलब समूह, वर्ग मतलब समूह, मतलब का वाला समूह, चा वाला समूह, टवर्ग टा वाला समूह, तवर्ग ता वाला समूह और पवर्ग। और एक एक लाइन में भाई साहब 5-5 वर्ण हैं, गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है? तो ये जो का च ट त प ये पहला वर्ण है। ख छ ये देखिए दूसरा वर्ण, ग ज वाला तीसरा, घ झ वाला चौथा, अंगा ये वाला 5वां। तो अभी आगे चल के जब हम बताएंगे पहला वर्ण, मतलब ये 5 पहला वर्ण हो गए। 5 वर्ग में 5 वर्ण सब में है, सबका पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो 5वां 25, भाई 5 ऐसे है 5 ऐसे है, 5 गुणा कर दो 5 बार, तो 5 25, एक वर्ग में 5 और 5 वर्ग में 25। तो स्पर्श वर्ण कितने हो गए आप बताइए? स्पर्श वर्ण हो गए 25, 25
पंचविंशति 25 अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ तो यण प्रत्याहार जान लीजिएगा, यण प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ण आते हैं और नहीं है तो यावाराला जानते रहिएगा। क्या जानते रहेगा? यावाराला। संस्कृत में, हिंदी में यारालावा है और संस्कृत में यावाराला है, तो इसलिए लिखें क्योंकि आपको अब यावाराला याद करना है। तो यावाराला ये 4 वर्ण अंतस्थ हैं, इन्हीं को एक नाम और अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, लेकिन अभी आगे पढ़ाएंगे, चाहे भी आप इसको मिटा ही दीजिए। समझ में आ रहा है? जानते रहिए कि अर्धस्वर अंतस्थ कहते हैं। अब ये दूसरा है आपका ऊष्म वर्ण। क्या है? ऊष्म वर्ण। तो ये सल प्रत्याहार, या आप अगर सल प्रत्याहार ना कहना चाहिए तो भी आप जान लीजिए तीनों सा और हा, इसे कहते हैं ऊष्म। ये भी कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। तो 25 4 29 4 33, 25 4 29 4 33। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं उससे आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन स्पर्श अंतस्थ ऊष्म ये संस्कृत में भी होते हैं, ये हिंदी में भी होते हैं। 25 4 29 4 33 ये संख्या हम संस्कृत वाली पढ़ा रहे हैं, तो ये 33 आपका पूरा हो गया। 25 4 29 और 4 33, 25 4 29 4 33। इस प्रकार से संस्कृत में व्यंजन 33 और संस्कृत में स्वर 9। बाकी स्पर्श अंतस्थ ऊष्म चाहे हिंदी में आए चाहे संस्कृत में आएगी तो यही वर्ण होते हैं, दूसरे वर्ण नहीं आ जाते हैं। और ह्रस्व दीर्घ प्लुत आए तो संस्कृत और हिंदी में ह्रस्व दीर्घ प्लुत दोनों में होता है मित्रों, तो ये चीज़ आप जानते रहिएगा। यहीं पर थोड़ी सी हम चर्चा करने चाहेंगे। हाँ, ये चर्चा करना चाहेंगे। एक होता संयुक्त व्यंजन। क्या? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब देखिए, संस्कृत में संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं। छ त्र ज्ञ। सुनते रहिए ध्यान से, छात्र ज्ञान, छात्र ज्ञान। अब ये छात्र ज्ञान जो कैसे बना है, ये का से और इस सा से और प्लस आप आ लिखिए, त्र ता र या, ओ क्षमता यहाँ आ, और जा इया ये देख रहे हैं जो छा बना है का, और ये जो मूर्धन्य सा इसे कहते हैं का, और ये मूर्धन्य सा प्लस आ। अगर मान लीजिए परीक्षा में ऐसे आ गया छा, तो फिर पहले वर्ण में सब में तो हलंत ध्यान रखिएगा। पहले वर्ण ये जो का ता जा है इसमें हलंत ऑलरेडी रहेगा, इसमें पहला हलंत वाला ही ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछ लीजिएगा छा कैसे बना है, तो पहले वाले में का में हलंत नहीं दिया रहेगा, गलत है। हमेशा पहले वाले में हलंत रहेगा ही रहेगा। अब दूसरे वाले में हलंत रहेगा कि नहीं रहेगा ये आपके ऊपर है। अगर आ को अलग दर्शाया गया है तो हलंत रहेगा। मान लीजिए आ को यहाँ अलग हम दर्शाए हैं तो हलंत 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 ये कर दिए हैं सब जगह। और मान लो हलंत आपको नहीं दर्शाना है तो ये आ निकल जाएगा, लेकिन जब मित्रों आ निकलेगा तो ये हलंत भी आपका समाप्त हो जाएगा, हलंत भी आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए हलंत लगाना है तो तीनों जगह हलंत करके, लेकिन फिर आपको आ वाला सही रहेगा जिसमें आ जुड़ा रहेगा, आ ये जुड़ा रहेगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। हिंदी में एक और एक स्रा है। क्या है? स्रा कहते हैं ये, हाँ स्रा ये जानते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में ये नहीं है स्रा।
सा और रा से जो बनता है तालब शारा से। तो इसका वर्णन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इसलिए वर्णन नहीं करें, आप जानते हैं 3 होते हैं, क्योंकि संस्कृत में आए आप गलत ना करें। छ, त्र और ज्ञ ये संस्कृत में संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं और हिंदी में शायद 4 होते हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा, हिंदी में शायद 4 होते हैं। तो छ, त्र, ज्ञ ये आपके 3 संयुक्त व्यंजन। इसी प्रकार से जब संस्कृत में संयुक्त स्वर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, आइए यहां हम लोग लिखते हैं। संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर, क्या कहते हैं इसे, संयुक्त या मिश्रित स्वर। तो मित्रों जो आप ये ए, ओ, आई, औ ये 4 वर्ण पढ़े हैं ना, ए, ओ, आई, औ, ये ह्रस्व नहीं होता है, केवल दीर्घ होता है, प्लुत होता है। इसको आप कम समय में नहीं बोल सकते, फिर बार बार बता रहे हैं, पूछा जाएगा परीक्षा में कौन सा वर्ण ह्रस्व नहीं होता है, तो आप फिर ए, ओ, आई, औ कभी ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। और ये जो लिरी वर्ण है इसको हम बताएंगे आगे चल के, ये कभी दीर्घ नहीं होगा, ह्रस्व होगा और क्या होगा, प्लुत होगा। आइए आ से ई से, आ से ई से क्या बनता है, ए बनता है। आ से ऊ से क्या बनता है, ओ बनता है। और आ से ए से क्या बनेगा, आई बन जाएगा। आ से ओ से क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो ये 2 स्वरों के मिलने से जो तीसरा स्वर बन रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं संयुक्त या मिश्रित स्वर। ध्यान दीजिएगा, आ ई से ए, आ उ से ओ, आ ए से आई, आ ओ से औ। संयुक्त या मिश्रित स्वर पूछा जाएगा, परीक्षा में 4 होते हैं अभी। लेकिन ये आप इतना जो पढ़े ये तो कुछ नहीं था मित्रों, ये तो आपका क्योंकि हिंदी वाला अभी आप जो पढ़े हैं इसको लेके चलना था। इसके बाद जब हम संस्कृत की वर्णमाला पढ़ाएंगे तो सारे टॉपिकों की बहुत विस्तृत, बहुत अच्छी चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर थोड़ा मोटा मोटा यहाँ पे हम आपको, क्योंकि अभी आप हिंदी से डायरेक्ट संस्कृत प्रवेश करने जा रहे हो, क्योंकि अगर ये वीडियो उनके लिए लाभदायक है जो प्रारंभिक में देखेंगे। और इसके बाद अभी हम कल, अब की बात जो अगली वीडियो बनेगी आपकी, ये आपकी संस्कृत कहाँ से स्टार्ट, वहाँ से, तो इसकी सबकी विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ चर्चा होगी, क्योंकि वहाँ हमारे सामने पूरी संस्कृत वर्णमाला होगी जितने होते हैं। और फिर हिंदी वाला हमारे दिमाग से निकाल के, आप निकाल के अपने दिमाग से, और हम भी अपने दिमाग से निकाल के चलेंगे, संस्कृत में कितने वर्ण कैसे क्या होते हैं इसको लेके चलेंगे। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। नमः संस्कृताय, जय हिंद।